Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about structure of nephrons. इससे पहले वाली वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने रीनल कॉर्पसल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें बर्मन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आता है। आज हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपने पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुकी थी, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स दो पार्ट होते हैं मेन पार्ट नेफ्रॉन के। रीनल कॉर्पसल्स को माल्पीगियन बॉडी भी कहा जाता है और ये कंसिस्ट करता है ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल को। ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोमेरुलस बंच ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का एक गुच्छा टाइप का स्ट्रक्चर है और ये जो ब्लड सप्लाई होता है इसमें एफरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू होता है और ब्लड से जो ब्लड प्लाज्मा है मोर स्पेसिफिकली ये फिल्टर आउट होता है, बाउमन्स कैप्सूल में जाता है। बाउमन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है और इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है, जो कि ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का। रीनल ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट करती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। आज हम इस पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था ग्लोमेरुलस क्या है, इसमें मेसेंजियल सेल्स मिलती हैं, कुछ एंडोथीलियल सेल्स मिलती है आउटर लेयर में, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके बाहर से होती है और इसके बाद जो बर्मन्स कैप्सूल है इसमें दो टाइप की लेयर होती है, विसरल एंड पेराइटल। विसरल लेयर में पोडोसाइट सेल्स होती है जिनके पास फुट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन होते हैं और इनको पैडोसेल्स कहा जाता है और इनके होने की वजह से ये तीन चीज़ें बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथीलियल सेल्स एंड पोडोसाइट्स मिलकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पाता है। इनके बीच में पोडोसाइट्स के जो फुट प्रोसेसेस हैं इनके बीच में स्पेस रहता है, गैप रहता है, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ऐसे ही एंडोथीलियल सेल्स में भी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फेनेस्ट्री इन्हें कहा जाता है और ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने के लिए लार्ज अमाउंट को और ब्लड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को फिल्टर आउट होने से बचाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्यूबुलर पोर्शन की, रीनल ट्यूब्यूल्स की, जिसमें पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट आते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये पोर्शन है रीनल कॉर्पसल्स का, जहाँ पे ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल होते हैं और उसके बाद ये जो ट्यूबुलर पोर्शन है पूरा, ये क्या है, रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें ये वाला पोर्शन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पोर्शन लूप ऑफ हेनली, ये वाला पोर्शन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड ये वाला पोर्शन है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो इसका कंपोनेंट वो क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी। इट इज़ अ कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ नियरर टू द बर्मन्स कैप्सूल, इसलिए ये प्रॉक्सिमल इसका नाम है। कन्वोल्यूटेड इसलिए क्योंकि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसलिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि ये पास प्रेजेंट होता है, पास लोकेटेड होता है किसके, बर्मन्स कैप्सूल के। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स, इसमें जो क्यूबॉइडल सेल्स होती है, मेनली ये जो सेल्स होती है वो क्या होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती है। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसमें काफ़ी सारी सेल्स आती हैं, जैसे स्क्वोमस एपिथेलियल, कॉलुमनार एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, सीलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल सेल्स। तो वैसे ही यहाँ पे जो सेल्स होती हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं और इनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। जिस तरीके से हमारे पास इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते थे ना, इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई थे एब्जॉर्प्शन के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल के अपर साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्शन है किनारे वाला, बीच में तो ल्यूमन है, बीच वाला पोर्शन ल्यूमन है जहाँ पे यूरिन पास आउट होगा। किनारा वाला जो पोर्शन है यहाँ पे प्रेजेंट होगी क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, जो क्या है, माइक्रोविलाई कंसिस्ट करती हैं। और माइक्रोविलाई का मेन काम ये होता है कि ये एब्जॉर्प्शन जो एरिया है, एब्जॉर्प्टिव एरिया, उसको इंक्रीज करती है, एरिया को इंक्रीज, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है इन केस ऑफ इंटेस्टाइन, इलियम में जो होती हैं। और यहाँ पे भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ऐसे ही कॉलुमनार एपिथेलियल सेल्स भी होती है, कॉलम
की तरह की ये सेल्स होती है और इनके पास सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, कुछ ऐसी जगहों, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं जिनके पास सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं। सीलिया और माइक्रोविलाई में यही अंतर है। सीलिएटेड जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हैं, ये जो सीलिया वाली जगह है, ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे ये मूवमेंट के लिए स्पेशली यूज़ की जाती है, क्योंकि सीलिया जो होता है वो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और जो माइक्रोविलाई है, इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज़ करना और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना, जिससे एरिया इंक्रीज़ हो जाए एब्जॉर्प्शन के लिए। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मटीरियल है और इनका एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है। PCT cells have many mitochondria because in this portion the essential component of ultrafiltration reabsorb actively। इस पोर्शन में क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के जो सेल्स होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, क्योंकि इस एरिया में एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं कंपोनेंट्स को। फिल्ट्रेशन में जो कंपोनेंट इसेंशियल है वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसा मैकेनिज्म या कोई भी इस तरीके का मेथड नहीं है किडनीज़ के अंदर जिसके थ्रू केवल वेस्ट मटेरियल को ही एक्सक्रीट आउट, वेस्ट मटेरियल को ही फिल्टर आउट किया जा सके। फिल्ट्रेशन के साथ साथ कुछ इसेंशियल कंपोनेंट जैसे ग्लूकोज के कंपोनेंट्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं या अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी फिल्टर आउट हो जाते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे बाउमन्स कैप्सूल में। लेकिन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाते ही ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ATP ज़्यादा खर्च होती है, ATP की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? ATP प्रोड्यूस करना, इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है इन सेल्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ATP खर्च की जा सके, ATP दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ की जा सके और एक्टिवली इन इसेंशियल कंपोनेंट्स को रीअब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। तो इस पोर्शन में 100% ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड एंड अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वेस्ट मटीरियल नहीं, ठीक है। द ल्यूमन ऑफ PCT इज कंटिन्यूड विद द ल्यूमन ऑफ बर्मन्स कैप्सूल। बर्मन्स कैप्सूल में भी किनारे साइड्स को जो सेल थी उनको क्या कहते थे? पैराइटल सेल्स, और जो इनर लेयर थी उसको कहते थे विसरल लेयर, और इसके बीच में एक स्पेस छूट जाता था जिसे कहते थे ल्यूमन। यही ल्यूमन आगे कंटिन्यू होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ल्यूमन में, और यहाँ पे जो फिल्टरेशन है या जो फिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो होके आया है वो जाता है। अगर हम इसका सेक्शन कट करके देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, और ये वाली जो सेल्स हैं ये ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, इनके पास माइक्रोविलाई है जो एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? लूप ऑफ हेनली। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने जब नेफ्रॉन का देखा था, ये यू शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है जो नीचे साइड को डाउनवर्ड पोजीशन में है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इसे कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ठीक है। इट हैज़ 2 limbs, descending limb and ascending limb. Descending limb is thin, lined with squamous epithelium. जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो थिन होती है कंपेयर टू असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये थिक टाइप की होती है, ये थिन होती है, और ये लाइन्ड होती है, यानी कि इसके पास जो सेल्स होंगी, इसके जो किनारे वाले पोर्शन पे है जो सेल्स होंगी वो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होंगी। परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ये परमिएबल होती है वाटर के लिए, यानी यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन किया जा सकता है, वाटर यहाँ से बाहर जा सकता है। परमिएबल है वाटर के लिए तो वाटर बाहर जा सकता है, जिससे क्या होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होती है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन इस एरिया में या इस लूप में नहीं पॉसिबल है। असेंडिंग लिम्ब की अगर बात करें, ये ऊपर साइड को जो जा रही है, इट इज़ थिक, लाइन विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। एक क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से है, और दूसरा स्क्वामस एपिथेलियल सेल से ये लाइन है, ठीक है। एक थिक है, एक थिन है। थिन कौन सी है? डिसेंडिंग, और थिक कौन सी है? असेंडिंग। एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमिएबल टू वाटर। इस केस में सारा अपोजिट है। यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले जो थी
वो थिन थी, लाइन विद स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स एंड परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे सीधा अपोजिट है, डिसेंडिंग लिम्ब थिन थी, असेंडिंग लिम्ब थिक है। ये लाइन थी किससे? स्क्वामस एपिथेलियल सेल से। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से लाइंड होती है और परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वाटर के लिए नहीं। इसका मतलब है इस पोर्शन में वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, वाटर बाहर नहीं जा सकता, केवल इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से बाहर जा सकते हैं। वाटर के लिए इम्परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, ये वाला पोर्शन। ठीक है। लूप ऑफ हेनले का अगर हम स्ट्रक्चर देखें अंदर की तरफ, ये डिसेंडिंग लिम्ब का है जहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आपको दिख रही है। ऐसे ही अगर हम असेंडिंग लिम्ब का देखें तो वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आपको दिखेंगी जो क्यूब लाइक के स्ट्रक्चर्स होंगे, क्यूब लाइक सेल्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल इसलिए क्योंकि ये बाउमन्स कैप्सूल से थोड़ा दूर लोकेटेड होती हैं, और कॉन्वोल्यूटेड इसलिए क्योंकि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसलिए ट्यूब्यूल। कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड फार टू द बाउमन्स कैप्सूल, लेकिन ये ग्लोमेरुलस के साथ जंक्शन बनाता है। ठीक है। अगर जैसे ग्लोमेरुलस है तो अगर ये ऐसे ऊपर को लोकेटेड है तो यहाँ से जाके ये इसके साथ जंक्शन बनाता है, और इस जंक्शन को कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलरी अपैरेटस। यहाँ पे की जो सेल्स होंगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, उनको कहते हैं मैक्यूला डेंसा सेल। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की सेल्स हैं, और कहाँ पे मिलती है? जंक्शंस। कहाँ पे? किसका जंक्शन? ग्लोमेरुलस और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो जंक्शन है, वहाँ पे की जो सेल्स होंगी कहाँ पे लोकेटेड है? किसकी सेल्स है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की सेल्स है। और किसके साथ जंक्शन बना रही है? जहाँ पे ये जंक्शन बन रहा है वहाँ पे जो सेल्स होंगी उनको कहते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। ठीक है। लाइन विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड हैव फ्यू ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल सेल्स। जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की केस की बात थी तो वहाँ पे ज़्यादा ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे कम प्रेजेंट होती है कंपेयर टू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम एंड कैल्शियम। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोनल कंट्रोल। और यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, मेनली ये हार्मोन होते हैं, सिक्रीट नहीं करता है ये, लेकिन जैसे एडीएच हार्मोन है तो वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से, पर यहाँ काम कहाँ पे करता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पोर्शन में, और ये मेन हेल्प करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ऐसे ही एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन काम करता है सोडियम या जो इलेक्ट्रोलाइट है इनकी रिटेंशन के लिए, और ये सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है। यहाँ पे ये काम करते हैं, इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोनल कंट्रोल। सिक्रीशन भी होता है इस पोर्शन में, इसलिए जो किडनीज होती हैं, किडनीज में नेफ्रॉन्स जो होती है वो 3 टाइप के काम करती है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। यहाँ पे होता है सिक्रीशन आयंस, एसिड, ड्रग्स और टॉक्सिन्स का। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस देखेंगे, अभी केवल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरीके का अगर हम सेक्शन कट करें तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर की जो सेल्स है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, और इसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स या जो माइक्रोविलाई हैं वो कम दिखती है। लास्ट पोर्शन क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट पोर्शन और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट लाइन विथ कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स से लाइंड होती है। जैसे क्यूबॉइडल की बात की, स्क्वामस की बात की, ये केवल कॉलमनार है, सिलिएटेड कॉलमनार नहीं, केवल कॉलमनार सेल्स। ऐसे कॉलम लाइक की सेल्स जो होती हैं, बीच में न्यूक्लियस, इस तरीके की सेल्स होंगी कुछ, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इट कलेक्ट्स यूरिन एंड मूव इट इनटू द रीनल पैपिले। ये जो पोर्शन होता है ये सबसे लंबा पोर्शन होता है किसका? किसी नेफ्रॉन का। लूप ऑफ हेनले भी है, लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट है वो पैपिले तक जाता है। रीनल पैपिले क्या था? रीनल पैपिले अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे मेडुला वाले पोर्शन में। ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो नैरो पोर्शन दिख रहा है इस पिरामिड का, इसको कहते हैं रीनल पैपिले। और जो कलेक्टिंग डक्ट है, अगर ये स्टार्ट हो रही है, मान लो कॉर्टेक्स वाली रीजन से भी ये स्टार्ट हो रही है अगर, तो ये यहाँ तक लोकेटेड होंगी, यहाँ तक ये जाएंगी और कलेक्ट करेंगी, जो भी यूरिन कलेक्ट किया है उसको मूव करेगी लास्ट वाले पोर्शन में। इसके बाद
आगे जो माइनर कैलेक्सिस हैं, मेजर कैलेक्सिस हैं, उनके थ्रू ये यूरेटर्स तक पहुंचाई जाएगी यूरिन को। इसलिए ये सबसे लंबा पोर्शन होता है और जो रीनल पैपिले है वहाँ तक ये लोकेटेड होता है। ऑल्सो इन दिस पोर्शन 4 to 5% सोडियम, 5% वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इस पोर्शन में क्या होता है, थोड़ा सा वाटर और सोडियम या इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इनका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिन को कलेक्ट करने के अलावा, और उसको नीचे पैपिले तक मूव करने के अलावा भी ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन? सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो भी सिक्रीट होते हैं, ठीक है। इसलिए जो किडनीज होती हैं वो पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे। कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल है या कलेक्टिंग जो डक्ट है, कुछ इस तरीके के यहाँ पे सेल्स होती हैं। अगर इसका सेक्शन कट करके देखें, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, कॉलम की तरह दिखने वाली सेल्स होती हैं। क्यूबॉइडल नहीं होती है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है अगर हम सेक्शन कट करके देखें कलेक्टिंग डक्ट का या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। तो ये था रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। किडनीज के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मालपीगियन बॉडी, या जिसे हम दूसरे शब्दों में रीनल कॉर्पसल्स कह सकते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स को, बाउमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ऐसे ही रीनल ट्यूब्यूल दूसरा पोर्शन है और ये कंसिस्ट करता है ट्यूबुलर पोर्शन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये ट्यूबुलर पोर्शन है किडनीज के और इनके बारे में हमने डिटेल में स्ट्रक्चर इनका देख लिया है। अब इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, किस तरीके से यूरिन फॉर्म होती है इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।